Hello, hello. Good afternoon to all the counselors. गुड आफ्टरनून टू ऑल द काउंसलर्स। आज जो भी आप लोग के मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग सेशंस चल रही थी, तो उसी के में एक मॉड्यूल जो है हमारा वो आयुर्वेदा एंड योगा से रिलेटेड है। यहाँ पे जो हमारा एम्स डिपार्टमेंट है, वहाँ पे अलग से गवर्नमेंट आयुष डिपार्टमेंट है। वी हैव कॉल्ड वन ऑफ द फैकल्टी, सर इज रेडी टू टेक द सेशन। Sir will be taking the session. All counselors are asked to be attentive. Ask any questions. कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक है थोड़ा कोर साइकेट्री से अलग है, तो इतना हमें इसका नॉलेज नहीं है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं या कुछ भी हैं, तो प्लीज आप सर से पूछ लीजिएगा। ठीक है, ओवर टू यू सर। So, dear participants, today we are going to discuss the Manohitam topic. The title of this presentation is Manohitam, and we will discuss the principle of Ayurveda and Yoga in mental health. ठीक है, तो हम लोग जो है आयुर्वेद और योग का जो है मनोरोग में या मानसिक स्वास्थ्य में क्या योगदान है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। Thanks to Dr. Kishore and Dr. Hemant Bhargava for these slides. Myself is Dr. Danish Javed. I am Senior Medical Officer in Ayush Department at एम्स भोपाल। तो अगर हम स्वास्थ्य की कल्पना करें कि स्वास्थ्य क्या है, अगर हम स्वास्थ्य को डिफाइन करें तो है कि हेल्थ इज नॉट द मियरली एब्सेंस ऑफ द डिजीजेस, इट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो इसी डेफिनेशन को हमारे आयुर्वेद में भी जो है वो कहा गया है कि सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिय प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात स्वास्थ्य क्या है, जहाँ पे दोष सम है, यानी जो हमारे शरीर के दोष हैं, यानी वात पित्त कफ, जिनके द्वारा हमारे शरीर की जो फिजियोलॉजी है, जो उसका हमारे जो भी प्रोसेस हैं बॉडी के वो चलते हैं, वो दोष वो समान होने चाहिए। यदि किसी के दोष खराब हो जाते हैं, दोष ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो वहाँ पर व्याधि की उत्पत्ति होती है या डिजीज की उत्पत्ति हो जाती है। सम अग्निश्च, जो हमारी अग्नि है, यानी जिसे मेन मुख्य रूप से आप जठराग्नि कह सकते हैं, यानी कि जैसे जो भोजन को पचाने की अग्नि है, जठराग्नि या धात्वाग्नि, ये हमारी जो है वो सम होनी चाहिए। कभी भी ये अगर कम ज्यादा होती है तो भी बीमारी की उत्पत्ति होती है। और धातु मल और धातु क्रियाएं हैं वो भी समान होनी चाहिए। तो इस तरह से ये हम देखते हैं कि ये फिजिकल बॉडी के ऊपर पहली लाइन जो कहती है कि सम दोष सम अग्निश्च सम धातु मल क्रिया, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि जो फिजिकल बॉडी है उसमें सारी प्रोसेस जो है वो एक नॉर्मल चले, लेकिन जो सेकंड लाइन है वो ये बताती है कि प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना, यानी कि जो हमारी आत्मा है, हमारी इंद्रिय है और जो हमारा मन है, उसको भी स्वस्थ होना जरूरी है, वो भी स्वस्थ होना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जब स्वस्थ व्यक्ति की परिकल्पना करते हैं तो वहां पर प्रसन्न मन और प्रसन्न आत्मा और इंद्रिय की भी बात होती है। और इसी तरीके से जो है चरक संहिता में भी कहा गया है, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोग धारी जीवितम, यानी कि लाइफ इज द कंजंक्शन ऑफ द सोल, माइंड एंड सेंसेस ऑफ द बॉडी। आत्मा, मन, इंद्रिय और शरीर, इनको मिलाकर ही लाइफ बनी है। इनमें से कोई भी एक चीज की कमी हो जाएगी तो वो लाइफ का सकते कि वहां पे लाइफ है। ठीक है, तो इसके लाइफ होने के लिए या आयु होने के लिए या जीवन होने के लिए जरूरी है कि वहां पर आत्मा, मन, इंद्रिय और बुद्धि, ये मन और शरीर, ये सब चीजें सही तरीके से काम कर रही हैं। तो हम बात करते हैं शारीरिक दोषों की, तो जिसमें मानस दोष, यानी कि अगर हम मानसिक, तो जो त्रिगुण होते हैं सत्व रज और तम जिसको कहा गया, वो हमारे इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। और विशेष करके जो हमारे मानस दोष हैं, मानस दोष जो है रज और तम, जिसको मुख्य रूप से कहा जाता है, ये जो है बैलेंस्ड अवस्था में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, तभी हम स्वस्थ की परिकल्पना कर पाएंगे। ठीक है, तो
सत्व रज और तम की बात करें तो आप देखिए जो सत्व है, सत्व गुण यानी जो मानसिक रूप से जो स्वस्थ सत्व गुण होता है वो एक काम माइंड यानी कि स्थिर माइंड का जो है वो द्योतक। इसमें इट रिवील्स द अवेयरनेस, जागरूक रहेगा व्यक्ति। माइंड इज प्रेजेंट वाइज हैप्पी एंड फ्री ऑफ डिजायर्स। ठीक है, उसके अंदर बहुत ज्यादा इच्छाएं नहीं होंगी किसी चीज की, वो खुश रहेगा, बुद्धिमान रहेगा। और ट्रुथ इंटरप्रेट्स द एक्सपीरियंस, और वो जो है जो सत्य है उसको वो समझेगा क्या सही चीज है क्या नहीं। एंड अलाउज द प्रॉपर डिस्क्रिमिनेशन, फैसिलिटेट्स सेल्फ इंक्वायरी, उसको अपने आत्मज्ञान होगा, वो अपने आप को पहचानने का आत्मज्ञान उसके अंदर होगा। ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे कि वो सात्विक व्यक्ति है या सत्व उसका जो है वो प्रबल है। सत्व के अलावा अगर जब भी जो रज और तम जो दो गुण और होते हैं जो मानसिक रूप से अगर उनका जो फंक्शनिंग है अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है तो वहां पर उत्पत्ति होती है या मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है, जिसमें मुख्य रूप से रज और तम की हम बात करते हैं। तो रज जो गुण है वो क्या है, वो एक्सट्रोवर्टेड माइंड यानी कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड रहेगा, बहुत ज्यादा मतलब हाइपर रहेगा, है ना। उसको हाइड्स द अवेयरनेस, उसको एंगर, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, है ना, ये सब इसके अंदर बहुत ज्यादा रहेंगी चीजें। बहुत ज्यादा क्रोध आएगा उसको, बहुत बेचैन रहेगा, है ना। उसका जो है दिमाग मानसिक रूप से वो जो है बहुत ही हाइपर एक्टिव होगा। ठीक है। और जो तम गुण है वो एक डल माइंड का सूचक है, जहाँ पे जैसे किसी को अगर डिप्रेशन हो जाता है तो वहाँ पे वो डल माइंड हो जाता है उसका, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वहाँ पे तम गुण की प्रधानता है। और अवेयरनेस उसके अंदर उतनी नहीं रहेगी, जो कि क्या चल रहा है क्या हो रहा है उसे नहीं पता रहेगा। तामसिक माइंड इज डल, स्लगिश, लेजी एंड प्रोन टू डिप्रेशन। इसको भय होगा और मतलब कोई भी चीज से भयभीत रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, अलग थलग बैठे रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो हमारे माइंड में जो तीन दोष हैं ब्रेन के, मतलब जो हम मानसिक जो हम कहेंगे वो सत रज और तम है। तो ये जो है एक जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये गाड़ी के स्पीडोमीटर की तरह काम करते हैं। यानी अगर एक नॉर्मल व्यक्ति गाड़ी चला रहा है तो क्या करेगा, एक नॉर्मल 40-60 की स्पीड में चल रहा है वो, ठीक है। अगर रास्ता खाली मिलेगा तो वो उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा लेगा वो। और जब भीड़ भाड़ होगी तो वो क्या करेगा, स्पीड धीरे कर देगा। लेकिन मानसिक रूप से अगर जिसमें रज की अधिकता है तो उसकी गाड़ी देखिए इस तरह से चलेगी, वो बहुत ही हाई स्पीड में रहेगा, उसको हर चीज की जल्दी होगी, हर चीज के लिए जो है वो है और मतलब ओवर रिएक्टिव होगा, सब चीजें वो बहुत फास्ट स्पीड में करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसको हम कह सकते हैं कि ये रज जो गुण है वो यहाँ पे प्रधान है। इसी प्रकार से अगर उसको जो है यहाँ पे देखिए ये इस मीटर में क्या है, इसकी स्पीड कम है, बिल्कुल स्लो है, तो इसका जो सोचना है वो बिल्कुल डलनेस है इसकी, ये बिल्कुल ना, जब इसको अब स्पीड बढ़ानी होगी तो भी नहीं बढ़ाएगा, बिल्कुल स्लो रहेगा, और जहाँ स्लो करनी है तो वहाँ एकदम ही और रुक जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है आप समझ सकते हैं किसी की मनोस्थिति को कि उसके मन की स्थिति में जो है सत्व गुण की प्रधानता है या रज और तम गुण वहां पर उपस्थित है, से हम ये समझ सकते हैं। हम मनोरोगों की बात करें तो मनोरोग क्या होता है कि कई भावनाओं से उत्पन्न होते हैं, जैसे कुछ शोक, हर्ष, भय, द्वेष, ये सब विभिन्न तरह की मानसिक भावनाएं हैं जो किसी के मन में उत्पन्न होती हैं, या इसको हम मनोवेग कह सकते हैं। तो कुछ वेग जो है आयुर्वेद में बताए गए हैं जिनको धारण करना चाहिए, यानी कि उनको होल्ड करना चाहिए, और कुछ वेग जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए। तो धारण करने वाले वेग जो है स्पेशली ये मनोवेग का है, मनोवेग होते हैं। और ना धारण करने वाले जैसे कि मान लीजिए किसी को छींक आ रही है, उसने छींक रोक ली तो वो अधारणीय वेग है। किसी को मल मूत्र की प्रवृत्ति हो रही है और वो मल मूत्र की प्रवृत्ति को रोक रहा है तो वो अधारण, निकालना ही निकालना है। ठीक है। इसी तरह मानसिक रोग दोष हैं जो कि कुछ धारणीय है और कुछ अधारणीय है, इनको हमें धारण नहीं करना है। क्रोध, शोक, हर्ष, भय, द्वेष, इस टाइप के कुछ जो गुण हैं, अगर इफ कंट्रोल्ड एंड रेगुलरली अप्रोप्रिएट रेगुलेटेड अप्रोप्रिएटली, तो हमारे जो इमोशंस हैं वो नॉर्मल चलेंगे और धारणीय वेग और मनोभाव जो है वो धारणीय होंगे, यानी कि इनको जो है हमको धारण करना है। इफ बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ वंस विल और इनअप्रोप्रिएट, तो वहां पे क्या होगा, फिर उनको मानसिक व्याधि उत्पन्न होगी। उन्माद, विषाद, चित्तोद्वेग, ये अलग अलग तरह की बीमारियां जो मानसिक विकार जो कि हमारे आयुर्वेद में वर्णित हैं,
वो यहाँ पर होंगे। ठीक है। तो ये जो वेग बताए गए हैं, इनको जो है जैसे ही किसी के अंदर इस तरह का भावना आती है, तो उसको अगर वो व्यक्ति धारण किए रहता है, तो जो है उसको कहते हैं मनोरोग होने की संभावना रहती है। फिर मानसिक रोगों के जो कारण है, उस कारणों को अगर हम वर्णन को देखें, ये आयुर्वेद जो कहता है कि ये आहार से संबंधित है और विहार से संबंधित। आहार यानी कि जो हम डाइट लेते हैं, खाते पीते हैं वो, और एक्टिविटीज यानी विहार, जो हम विहार हमारा मतलब जो हमारी एक्टिविटीज हैं, डेली एक्टिविटीज, वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है। तो आहार की बात करें तो हम विरुद्ध आहार मुख्य रूप से इसमें उत्तरदायी होता है मानसिक रोगों की उत्पत्ति में। तो अष्टाहार विधि वर्जनम एंड अहित आहार विधि, अहित आहार सेवन करने से, यानी कि जो चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है, हम वो चीज़ें खा रहे हैं, तो उनको उनके इंटेक करने से जो है मानसिक रोगों की उत्पत्ति होती है। वो हम देखेंगे आगे कैसे, क्या डाइट हमें लेनी चाहिए। और विहारज यानी कि प्रज्ञापराध, यानी जानते बूझते कोई चीज़ करना। जानते बूझते कैसे कोई चीज़ करना, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, ये बीमारी के कारण है कि किसी को पता है कि हाँ ठंड में जो है बिना कपड़े पहने, सही से वुलन कपड़े पहने बिना नहीं निकलना है, लेकिन कोई जानते बूझते निकल जा रहा है बिना प्रॉपर कपड़े पहने, तो उसको जो है कोल्ड हो जाता है। ठीक है। तो ये जानते बूझते, या किसी को पता है कि अल्कोहल से, स्मोकिंग से ये बीमारी होती है, और वो फिर भी अल्कोहल और स्मोकिंग कर रहा है, तो उसको कोई डिजीज हो सकती है या कोई रोग हो सकता है। इसको कहते हैं प्रज्ञापराध, यानी उसको पता है, फिर भी जो है वो क्या करता है कि अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता, और अपने मनोभावों के फ्लो में जो है जाकर के वो जो है वो कोई गलती ऐसी करता है कि जिसके कारण वो रोग हो जाता है। ठीक है। और दूसरा कारण जो होता है वो है अ, सद्वृत्त अपालन, यानी कि सद्वृत्त का पालन ना करना। यानी आयुर्वेद है, बहुत सारे सद्वृत्त जो है बताए जाते हैं, समाज में किस तरह से रहना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, बड़ों से साथ किस तरह बात करनी चाहिए, गुरु से किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, स्त्रियों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। तो ये सारे जो सद्वृत्त के जो लक्षण है, अगर उसका कोई पालन नहीं करता है, तो वहां पर भी उसे मानसिक रोग होने की समस्या हो सकती है। असात में इंद्रियार्थ संयोग, असात में इंद्रियार्थ संयोग का मतलब होता है कि इंद्रियों के जो अर्थ हैं उसको उनका असात में हो जाना, यानी कि वो चीज उसको, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें कि इंद्रिय हमारी, जैसे आंख हमारी इंद्रिय है, नेत्र हमारी इंद्रिय है, तो उससे हम कोई चीज को प्रॉपर नहीं देख पा रहे हैं, या हम अधिक देख रहे हैं, या उसका हमारा जो मतलब विजन का या सुनने का, हमारे कान का जो है, अगर सही से संयोग नहीं हो रहा है, तो वहां पर जो है वो रोग होने की संभावना हो सकती है। तो ये नॉर्मल भी शारीरिक रोग होने के भी ये 3 कारण आयुर्वेद में बताए गए हैं, और ये मानसिक रोगों का मुख्य रूप यही कारण होते हैं। इसके अलावा अन्य कारण जैसे लॉस ऑफ लव्ड वंस या जेनेटिक कॉज, ये सभी मानसिक रोगों के कारण हो सकते हैं। तो प्रिवेंशन करने के लिए हमें कुछ जो है हिताहार करना चाहिए। आहार हमारा जो है वो हित होना चाहिए, हितकारी होना चाहिए। तो उसमें बताया गया है कि ईट हॉट एंड फ्रेश फूड, गर्म खाना खाना चाहिए, फ्रेश फूड लेना चाहिए, कभी भी बासी या रखा हुआ ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए। ईट इन प्रॉपर क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कि भूख जो है वो शांत हो, हमारा पेट भर जाए, लेकिन ना उस मात्रा से अधिक खाना चाहिए और ना ही उस मात्रा से कम खाना चाहिए। तो अगर कम भी खाएंगे तो भी जो है उस बीमारी होने की चांसेस हैं, और जो अधिक खाएंगे तो भी बीमारी होने के चांसेस हैं। ईट आफ्टर फीलिंग हंग्री, जब भूख लगे उसी समय खाएं। ईट इन डिजायर्ड प्लेस विद डिजायर्ड आर्टिकल, जो आपको पसंद हो, जो इच्छा आपकी करे खाने की, वही भोजन हमें करना चाहिए। जो नहीं ना पसंद है, जो नहीं अच्छा लगता है, वो ऐसा भोजन ना करें। नाइदर ईट इन हरी और नॉट वेरी स्लो, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं खाना चाहिए और बहुत धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए, इसके लिए भी मना किया। एक सही स्पीड से खाना खाना चाहिए। ईट विद अटमोस्ट कंसंट्रेशन, पूरा मन जो है खाने में ही लगा के, मतलब भोजन करते समय ध्यान जो है इधर उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे आजकल बहुत से लोग टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। अवॉइड टॉकिंग, लाफिंग, वॉचिंग टीवी और मोबाइल फोन वाइल ईटिंग, तो ये डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हमेशा एक खाना खाते समय ये थोड़े से नियम बताए गए हैं आयुर्वेद में, इनका पालन करना चाहिए। अष्टविधि आहार में जो है
ये प्रकृतिकरण मतलब ये भोजन के गुण हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। प्रकृतिकरण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग, संस्था, उपयोग, हमने थोड़ा डिटेल है, इसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से भोजन जो हमारा होना चाहिए वो इस प्रकार का होना चाहिए। अब कुछ भोजन जो है जिनको हम लोग कहते हैं कि ये सात्विक आहार है, उनका पालन करनी चाहिए। जैसा कहते हैं कि जो जैसा हम जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो जैसा हम अन्न खाते हैं उसी प्रकार का हमारा मन होता है। इसे सात्विक आहार हमें करने के लिए बताया गया है आयुर्वेद में कि सात्विक आहार करें तो सत्व गुण की प्रधानता होगी और मानसिक रूप से जो है वो आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप राजसिक या तामसिक भोजन करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको जो है मनोरोग होने की संभावनाएं अधिक रहेंगी। तो सात्विक आहार में जैसे दूध है, मूंग है, घी है, साठी चावल है, सादा खाना, बिल्कुल बिना तला भुना खाना ना खाएं, मिर्च मसाले वाला खाना ना खाएं, बासी खाना ना खाएं, फ्रेश खाना खाएं। तो इस प्रकार के खाने को सात्विक आहार कहा गया है। और राजसिक और तामसिक आहार जो है वो मिर्च मसाले युक्त, तला भुना खाना, बासी खाना, इस प्रकार का जो है वो खाने, तो ऐसे भोजन का हमें परहेज करना चाहिए। तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आयुर्वेद में के विरुद्ध आहार सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि जो दो खाने की ऐसी चीजें जो कि एक दूसरे की प्रॉपर्टीज हैं उनको जो है नहीं खाना चाहिए। जैसे कहा गया है कि घी और शहद जो है समान मात्रा में लेंगे तो एक तरह का विष बन जाता है ये, मतलब भोजन इसको मतलब पचा नहीं पाता शरीर। ठीक है, तो बहुत सारी व्याधियां होने की संभावना रहती है। तो घी और हनी को जो है अलग मात्रा में खाएं, बराबर मात्रा में कभी मिलाकर नहीं खाना चाहिए। दही को गर्म करके नहीं खाना चाहिए, शहद को गर्म करके नहीं खाना चाहिए। दही को सेवन के लिए विशेष रूप से कहा गया कि दिन में सेवन करना चाहिए, और वो भी सेंधा नमक या कुछ ऐसा उसमें डाल करके तब सेवन करना चाहिए। ठंडी दही नहीं खानी चाहिए, और रात में तो खास करके दही को नहीं का सेवन नहीं करना चाहिए। और टेकिंग एक्सेस स्वीट एट नाइट, रात के समय में बहुत ज्यादा मीठा खाना नहीं खाना चाहिए। दूध और मछली को जो है एक साथ मिलाकर नहीं खाना चाहिए। ये सब विरुद्ध आहार कहे गए हैं। इनके सेवन से जो है विभिन्न दोषों की जो है जो जो उनकी जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, और उसके कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में कहा गया है। इसके अलावा आचार रसायन का वर्णन किया गया है। आचार रसायन यानी हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, राइट कोड ऑफ सोशियो बिहेवियर कंडक्ट। ये एक तरह का जो है सोशियो बिहेवियर कंडक्ट जो है कोड कंडक्ट का उल्लेख किया गया है। तो हमें अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसमें उसमें डिफाइन किया गया है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। की रोल इन मेंटेनिंग द इक्विलिब्रियम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसको इससे जो है हम लोग मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, सोशल रूप से जो है स्पेशली जो है वो स्वस्थ रह सकते हैं। इससे हमारा जो विचार है वो ऑप्टिमिस्टिक विचार होंगे, है ना, पॉजिटिव सोचेंगे हम लोग। और relieves the mental stress and physical strain. It improves the patience and tolerance, maintain better personal and social relationship, personality development. ये सब जो ये बातें हैं ये आचार रसायन के टॉपिक में बताई गई हैं। बिहेवियरल थेरेपी फॉर द काम माइंड एंड लॉन्ग लाइफ, यानी कि यदि कोई व्यक्ति जिसके अंदर आपको लगता है कि रज और तम गुण की जो प्रबलता हो गई है, तो वहां पर अगर हम बिहेवियरल थेरेपी दें, यानी कि उसका जो बर्ताव है अगर उसको हम सही कर ले जाएंगे, ये समझा पाने में सफल होते हैं कि हाँ ये आप जो कर रहे हैं ये गलत है, और आचार रसायन के द्वारा भी हम उसको बिहेवियरल थेरेपी दे करके उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। और इसमें जो है अ, उसको हम बता सकते हैं कि ऑलवेज स्पीक ट्रुथ, है ना, सत्यवादिनम, अक्रोधनम, क्रोध न करें। और मद्य वृत्ति, अगर कोई अल्कोहल वगैरह या इसमें कुछ करते हैं तो ऐसा कोई अ, नशे वाली चीजें ना लें। मैथुन निवृत्ति अर्थात सेक्सुअल हाइजीन मेंटेन रखें, और नॉन वायलेंस का पालन करें। और एवॉइड ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा अनायास जो है वो कोई कार्य ना करें। बी काम एंड पीसफुल इन माइंड, प्रशांतम, शांत रहना चाहिए। और प्रियवादिनम, यानी कि जो बोलें तो वो अच्छा बोलें। डो नॉट हर्ट अदर्स विद योर स्पीच। ईश्वर को हमेशा ध्यान रखें, जप करें। और दूसरों के प्रति जो है गुस्से वाला बिहेवियर, जो हमारा निर्दयता वाला है, उसको हम ना करें। merciful to all who are in need of help। तो जो है दूसरों के प्रति जो है वो करुणा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए।
तो इस तरह के जो है विचार मन में होने चाहिए, जिनसे जो है हमारा जो आचार रसायन और सद्वृत्त का हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो है कोई भी रोगी जो है वो मानसिक रूप से पीड़ित नहीं रहेगा। सद्वृत्त में जो है जो बहुत सारी चीजें बताई गई, जिसमें जो है व्यवहार सद्वृत्त, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, सामाजिक सद्वृत्त, सोशल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, मानसिक मेंटल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, धार्मिक सद्वृत्त कैसा होना चाहिए, धर्म कर्म कैसा करना चाहिए, और शारीरिक सद्वृत्त यानी कि हमें सुबह से उठकर हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आयुर्वेद में वर्णित करी गई हैं। और डिटेल में आप किसी आयुर्वेद की बुक में भी देख सकते हैं, और इसमें बहुत सारा डिटेल है इसमें। ये सारे सर्विस पर पालन करने से रोगी जो है निश्चित रूप से जो है वो उसको जो है कोई ऐसी डिजीज नहीं होती है। सर्विस की अगर हम बात करें तो डोंट ईट फूड विदाउट वॉशिंग हैंड, माउथ, फीट, फेस, मतलब हाथ पैर धो करके, चेहरा धो करके तब खाना खाने बैठना चाहिए। और प्रॉपर प्लेस में बैठ के खाना खाना चाहिए, कहीं ऐसा भीड़ भाड़ वाली जगह पे ऐसा नहीं खाना चाहिए, शांति में जहाँ पे हो, है ना। वही शुड नॉट टेक फूड विच इज डर्टी, गंदा खाना नहीं खाना चाहिए, साफ सुथरा खाना खाना चाहिए। कर्ड इज गुड फॉर हेल्थ बट इनटेक ऑफ कर्ड एट नाइट, यानी पहले देख लिया कि रात में जो है दही का सेवन निषेध किया बताया गया है वेद में। डू नॉट अटेंड एनी अदर वर्क, जब हम कोई भी हमारे पास कोई ऐसा वेग हो शरीर में, जैसे कि मल मूत्र का वेग आ रहा है, ठीक है, तो उस समय जो है उसको रोक करके हम खाना खाने ना लगे। निश्चित रूप से जो है जब भी खाना खाना हो तो सबसे पहले थोड़ा फ्रेश हो लें, उसके बाद ही खाना खाना चाहिए। डो नॉट पोस्टपोन द थिंग्स टू बी डन एट द राइट टाइम, और मतलब टू बी डन एट द प्रॉपर टाइम, मतलब जो भी काम हमें करना है उसे उसके समय से कर लें, उसको जो है टालना नहीं चाहिए, तुरंत के तुरंत उसे कर लें। तो इससे क्या होगा कि फिर वो काम का बोझ बढ़ता चला जाएगा, और फिर तमाम तरह की आपको मानसिक व्याधि भी हो सकती है। डोंट टेक क्विक एक्शन विदाउट एग्जामिनिंग इट वेरी वेल, तो कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है तो उसको बिना अच्छी तरह से जांचे परखे कोई भी जो है उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, कोई ऐसा नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं ले लेना चाहिए बिना बिना सोचे समझे। और फॉलो द रूटीन, ऑयल मसाज हेड, ईयर, नॉस्ट्रिल एंड फीट, ये सब स्वस्थ रहने के लिए जो है बताया गया है कि वह विभिन्न वातनाशक तेलों से जो है आपको जो है मसाज करते रहना चाहिए स्नान से पहले, और उस पर जो है प्रयोग करते रहना चाहिए। इस प्रकार से जो है दिनचर्या बताई गई है कि हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ओरल हाइजीन वगैरह मेंटेन रहनी चाहिए, प्रॉपर हाइजीन, ऑयल एप्लीकेशन, बाथिंग एक्सेट्रा, ये सब हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। अंजन लगाने के लिए कहा गया, काजल लगाना चाहिए, नाक में नस्य करना चाहिए, नस्य जो है वो ऑयल ड्रॉप नाक में डालने की विधि होती है, दोनों वर्णित करी गई है। और इसी तरह जो है कुछ ऐसी मेडिकेटेड औषधियाँ बताई गई जिनका उनका सेवन भी कर सकते हैं दोषों को। ये तो इन सारी चीजों से दिनचर्या को का पालन, ऋतुचर्या का पालन, सद्वृत्त का पालन, ये सब कुछ करना चाहिए, इस तरह से बताया गया है। तो आयुर्वेद जो कहते हैं कि मानसिक रोगों की चिकित्सा में जो है सबसे पहले जो है तीन प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। एक व्यपाश्रय चिकित्सा, युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा और सत्वावजय चिकित्सा। तो जो मेन डॉक्टर्स जो चिकित्सा करते हैं वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है, यानी कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। लेकिन मानसिक रोगों के केसेस में जो है दो चिकित्साओं का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा, एक दैव व्यपाश्रय चिकित्सा और एक सत्वावजय चिकित्सा। दैव व्यपाश्रय चिकित्सा में जो है कि ये जो है पेशेंट के अपने जो रिचुअल्स हैं उनके आधार पर ये चिकित्सा रहती है। इसमें होम बलि उपहार एक्सेट्रा पूजा पाठ करके इस प्रकार से कुछ लोग चिकित्सा करने से जो छोटे मोटे मानसिक रोग होते हैं कई बार पेशेंट सेटिस्फाई होते हैं उससे से कि उनका जो है मतलब ईश्वर तक उनका कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, और इस प्रकार से दैवोपाश्रय चिकित्सा जो है वो सफल हो जाती है। लेकिन जो मेन चिकित्सा जो है हम कह सकते हैं वो है सत्वावजय चिकित्सा। सत्वावजय चिकित्सा यानी कि जो सत्व है हमारा मानसिक, जो हमारा मेन जो सत्व गुण है उस उसके द्वारा हमें किस प्रकार से चिकित्सा करनी है, रीस्ट्रेनिंग द माइंड फ्रॉम द होलसम ऑब्जेक्ट, यानी कि
अपना आत्मज्ञान, अपना अपने आप को समझने का ज्ञान है, अपनी आत्मा का, अपनी एक्सिस्टेंस का ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसको जो है वो मानसिक रूप से बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर मैं तो चिकित्सा के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अ, इसको बताने से पहले मैं जो है आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा। चेंज कर दीजिए। तो एक छोटी सी स्टोरी इसी पीपीटी चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जिसमें चार पत्नियों की कहानी है, जिसमें एक व्यापारी की चार पत्नियां होती हैं। और क्या होता है, तो उसकी चार पत्नियां थी। तो जो उसकी चौथी पत्नी थी उससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, सबसे अधिक प्रेम करता था, उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे सामान, उसकी बहुत ज्यादा केयर करता था और उसको बहुत मानता था। जो उसकी तीसरी पत्नी थी उसको जो है वो, उससे भी वो बहुत प्यार करता था। और उसको जो है क्या कहते हैं वो, मतलब उसको ये था कि अपने जो रिलेटिव्स थे, उसके फ्रेंड्स थे, उनको शो ऑफ करने के लिए जो है वो उस पत्नी को दिखाता था कि देखो ये मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। तो उनके सामने उसको लेकर के जाता था बहुत। वो मतलब इस तीसरी पत्नी को जो है वो इतनी सुंदर थी कि वो जो है सबको जो है बताता था कि, है ना, द मर्चेंट इज ऑलवेज इन द ग्रेट फियर। और उसको इस बात का डर भी रहता था कि कोई उससे ये वाली उसकी पत्नी को छीन ना ले, कोई दूसरे आदमी के साथ वो भाग ना जाए, उसको ऐसा भी भय होता था। तो वो तीसरी पत्नी थी उसकी। सेकंड पत्नी जो उसकी थी वो जो है वो उस पत्नी को जो है वो बहुत ज्यादा कंसीडर करता था। उसको जो है क्या करता था, उससे कोई भी परेशानी होती थी, कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उससे वो बहुत ज्यादा चर्चा करता था, उससे पूछता था, हर बात उससे डिस्कस करता था। और भी कभी भी कोई परेशानी आई थी तो उसको उससे मदद के लिए बहुत ज्यादा जरूर उसके पास जाता और उससे पूछता था। इस तरह से वो अपनी ये तीनों पत्नियों से जो है बहुत प्यार करता था। और जो पहली पत्नी थी वो जो है वो उसकी हालांकि रॉयल पार्टनर थी, बट वो जो है उसको बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं देता था। उसको जो है ना तो जो है वो ला के देता था, न कुछ उसको खाता था अपनी पहली पत्नी को। तो फिर एक दिन क्या होता है कि जो व्यापारी होता है वो बीमार हो जाता है। वो ऐसी स्थिति में चला जाता है कि जब वो बिल्कुल के कगार पे होता है, तो उसे लगता है कि मैं बचूंगा नहीं। तो वो, उसे लगता है कि मैंने बहुत लग्जूरियस लाइफ जिया और उसने जो है वो ये सोचता है कि अब मैं मर जाऊंगा तो मैं तो अकेला चला जाऊंगा। तो मेरी तो चार पत्नी है, तो मैं इनको बुलाकर पूछता हूँ कि मेरे साथ कौन चल सकता है। तो वो सबसे पहले जो है अपनी चौथी पत्नी को बुला के पूछता है कि देखो मैंने तुम्हें हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, अच्छी चीजें खाने को दी, और अब मैं मरने जा रहा हूँ तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। तो उसकी जो चौथी पत्नी थी उसने कहा नो वे, मैं नहीं जा सकती हूँ वहाँ पर किसी भी कंडीशन में। हुआ। फिर उसने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया। मुझे लग रहा है मैं बचूंगा नहीं और मरने जा रहा हूँ, चलोगी? तो उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नो, लाइफ इज सो गुड और यहाँ तक बहुत अच्छी लाइफ थी, बट अब मैं मरने जा रहा हूँ तो फिर मैं तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। उसने अपनी सेकंड पत्नी से पूछा कि देखो मैं तो हमेशा तुमसे तुम्हारी मदद लेता था, हमेशा पूछता था अब क्या करना है कैसे करना है, हमेशा तुम्हारे बताए रास्ते पे ही चलता था, तो अभी मैं मृत्यु मेरी होने वाली लग रहा है, तो क्या तुम मेरे साथ जो है मेरी कब्र में चलोगी? तो वो पत्नी भी बिल्कुल मना कर देती है, मैं कैसे जा सकती हूँ तुम्हारी कब्र तक, मैं तुम्हें कब्र तक छोड़ के आ सकती हूँ मगर कब्र में अंदर नहीं जा सकती हूँ। फिर
उसे एक आवाज सुनाई दी कि जो है, आई विल लिव विद यू, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तो व्यापारी ने पत्नी थी और वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी उसके साथ, बोली मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, कब्र में भी चलूंगी, मृत्यु के बाद भी चलूंगी। लेकिन वो बड़ा परेशान था, उसने देखा कि अरे ये पहली पत्नी जो है उसको तो इतनी दुबली पतली हो गई है और एकदम माल न्यूट्रिशन हो गया है, उसने खाया भी है, बिल्कुल कमजोर है, इसको मैं कैसे लेकर के जाऊंगा। तो काश मैंने इसकी जो है सुन अपने जीवन में इसको जो है इसकी बात सुनी होती है, तो कुछ खिलाया पिलाया होता है, इसका ध्यान रखा होता, तो आज शायद जब ये मेरे साथ चलती तो आगे मेरा जीवन अच्छा रहता है। तो ये कहानी है हम सब की कहानी है, एक्चुअली हम सभी के पास चार पत्नियां हैं अपने जीवन में। जो चौथी पत्नी है वो हमारा शरीर है, हमारी बॉडी है। तो वहां पर जो है जो सबसे ज्यादा सेवा करते हैं उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा भोजन, सारी चीजें हम उसको देते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद सबसे पहले जो चीज छूटती है वो हमारी बॉडी होती है। सेकंड चीज जो है वो सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ जो उसकी थी उसकी हम तुलना कर सकते हैं, जो हमारे सामान है, हमारा जो स्टेटस है, हमारा गाड़ी बंगला धन दौलत, ये सब चीजें वो थर्ड वाइफ है। ये चीजें जो है हम सबको दिखाना चाहते हैं, शो ऑफ करना चाहते हैं कि ये जो है ये चीजें हमारे पास हैं। और हम जो है लेकिन जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारे पास हमारे में से इनमें से एक रुपए भी नहीं जाता मेरे साथ में। तो ये हमारी थर्ड वाइफ कह सकते हैं। और ये सेकंड वाइफ जो है वो हमारे फैमिली और फ्रेंड्स हैं, जिनसे हम पूरी जिंदगी सलाह मशवरा करते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी बातें मानते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन वो क्या हमें शमशान घाट तक या हमारे जो है कब्र तक हमको छोड़ करके वापस लौट जाते हैं, वो हमारे साथ कभी भी नहीं जाते। और जो फर्स्ट वाइफ हमारी, जो हमारी आत्मा है, जो हमारा इंडिविजुअल सेल्फ है, वो हमारे साथ जो है वो हमेशा रहने वाला है। हम उसके ऊपर पूरी जिंदगी कभी भी ध्यान नहीं देता, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। कि हम सभी लोग अपने जीवन में बाकी तीन चीजों को छोड़ करके फर्स्ट चीज पर ही फोकस करें, फर्स्ट चीज पर ध्यान दें, अपने आत्मा के सेल्फ पे ध्यान दें, तो निश्चित रूप से जो है हमारा आज भी सुधरेगा और हमारा फ्यूचर भी सुधर जाएगा। तो आत्म का ज्ञान यानी आत्म का सेल्फ का ज्ञान होना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। चेंज कर देना। यही है। इसका नकल क्या। ये स्टार्ट करना। तो ऐसे तो ये सत्व बजट चिकित्सा की हम चर्चा कर रहे थे। जो है सबसे पहले हमें सेल्फ की नॉलेज, हमें ज्ञान होना चाहिए कि हम कौन हैं क्या हैं। तो जब हमें इसका ज्ञान हो जाएगा उसके बाद हम नए पेशेंट को बता सकते हैं विज्ञान, यानी कि कुछ इस जो है ये धैर्य, धैर्य जो है एक बहुत बड़ा टूल है। धैर्य या सब्र जिसको हम कहते हैं भाषा में, तो धैर्य जो है वो हमारे मन को कंट्रोल करने का एक बहुत बड़ा टूल है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य को अगर हमने डेवलप कर दिया तो समझिए हमने मनोरोग को जीत लिया। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंस और रीएश्योरेंस अगर किसी के अंदर है तो फिर धैर्य के द्वारा ही फिर जो है हम स्मृति और मेमोरी, स्मृति और समाधि की ओर जो है हम व्यक्ति अग्रसर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं आयुर्वेद में जो है मानसिक दोषों के द्वारा और मानसिक रोगों के विषय में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पर जो है हम ये कह सकते हैं कि जो आत्मज्ञान है वो और सेल्फ के बारे में जानना और प्रश्न जो है हम उसके द्वारा हम पेशेंट की चिकित्सा कर सकते हैं, सत्तावधिक चिकित्सा। अब हम योग की बात करते हैं, तो योग क्या है। योग के बारे में पतंजलि योग सूत्र में जो है आचार्य पतंजलि कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा।
यानी कि योग इज द टर्मिनेशन ऑफ द एजिटेशन ऑफ द माइंड। योग जो है वो हमारे दिमाग में जो तमाम वृत्तियां चल रही हैं, जो चित्त की मन की जो वृत्तियां हैं उनका निरोध करना यानी उनको रोकना, वो ही योग कहलाता है। यानी कि बहुत सारी चीजें जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं उनसे निवृत्त होकर के यानी एक शांत मन के साथ जब हम बैठते हैं तो वहां पर कह सकते हैं कि ये हम योग की अवस्था में हैं। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योग एंड एक्सरसाइज। योग और एक्सरसाइज तो एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है, योग भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है। तो क्या ऐसा है? लेकिन हम अगर देखें तो इसमें थोड़े अंतर हमें देखने को मिलते हैं योगासन में और एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे डिफरेंस हैं। जैसे पहला डिफरेंस है कि मूवमेंट का। मूवमेंट जो है एक्सरसाइज में डायनेमिक होते हैं, योगासन में स्टडी होते हैं। मूवमेंट्स जो है वो स्पीडी होते हैं और स्लो। योग में जो है मूवमेंट जो होते हैं वो स्लो होते हैं। और एक्सरसाइज में जो मूवमेंट्स होते हैं वो आइसोटोनिक होते हैं और योगासन में आइसोमेट्रिक होते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई मसल्स पुल करती है तो उसका उसके अंदर जो टोन होती है वो तो बढ़ती है और साथ में उसकी लेंथ भी जो है वो कम हो जाती है। इसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। और जब कोई एक्सरसाइज या कोई योग ऐसा हम करते हैं जिसमें जो है सेम रहती है लेकिन टोन जो है मसल की बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये जो है एक्सरसाइज में जो है आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और योग में जो है वो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। अगर हम हार्ट रेट की बात करें तो जो व्यक्ति एक्सरसाइज करता है तो उसका हार्ट रेट यानी कि जो पल्स होती है वो बढ़ जाती है और जो योग करते समय पल्स जो है वो कम हो जाती है। थोड़ी पल्स की जो गति होती है नाड़ी की वो स्लो हो जाती है। इसी तरह से सांस की जो गति होती है वो भी जो है एक्सरसाइज करते समय बढ़ी होती है, लेकिन योग अगर करते हैं तो वहां पर गति जो है वो कम हो जाती है सांस की। ब्लड प्रेशर जो है एक्सरसाइज करते समय बढ़ जाता है, मगर योग वगैरह करते समय जो है ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम हो जाता है। अगर बेसल मेटाबॉलिक रेट की बात करें तो एक्सरसाइज में बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, योग में कम हो जाता है। तो ये मोटा मोटा डिफरेंस है जो हम योग और एक्सरसाइज में कर सकते हैं। लेकिन योग इससे बहुत ऊपर है, एक्सरसाइज से बहुत आगे है। देर इज ए कनेक्शन बिटवीन बॉडी ब्रेथ एंड माइंड। यानी कि हमारे जो शरीर है और हमारी जो श्वास है, सांस जो हम लेते हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं वो, और हमारा जो मन है उसके बीच में एक कनेक्शन है। आपने देखा होगा जब कोई पर्सन जो है कोई व्यक्ति अगर दुखी होता है तो उसको वो कैसा बैठ जाता है, उसकी सांसें कैसी हो जाती हैं, वो बिल्कुल उसको लगता है कि उसका दम घुट रहा है, उसकी सांसें रुक रही हैं। लेकिन वहीं जब कोई व्यक्ति खुश होता है तो उसको देखिए उसको कितनी खुशी मिलती है, उसकी जो है सांस बहुत अच्छे से आती है। तो आप देखते हैं कि खुशी के समय और दुख के समय जो सांस में बहुत अंतर है। तो what happens when you breathe when you feel different emotions such as anger or sad? तो जब हम ब्रीदिंग पैटर्न जो हमारा होता है, नॉर्मल जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है उससे, और जब हम फियर या एंगर की स्थिति में होते हैं तो हमारे अंदर एक ये सिंपैथेटिक डोमिनेंस है जो ब्रेन में एक दो तरह के सिस्टम, सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। यानी कि ये जो सिंपैथेटिक सिस्टम है ये एक्टिवेट हो जाता है और हमारी सांसों की जो गति होती है वो तेज हो जाती है और बहुत ही एब्रप्ट हो जाती है, बहुत ही चाहे हम मानसिक भाव जैसे ही हमारे मन में आते हैं तो उसमें वो हमारे जो सांसों की गति होती है सांस की उसको जो है प्रभावित करते हैं। वहीं यदि हम खुश खुश होते हैं या हम मेडिटेशन कर रहे हैं उस समय जो है एक वेगल डोमिनेंस होता है और बड़े ही नियंत्रित और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे सांसों की जो है वो गति चलती है। तो यदि हम अपने सांसों की गति के द्वारा ही जो है अपने मानसिक प्रभावों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहने की बात है जिसको जो है योग प्राणायाम या बहुत सारे ऐसे कपाल को हमने सुना है कि हम ये कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम है जिसके द्वारा हम अपने माइंड को भी जो है कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे मन के जो भाव है, अगर कोई दुखी व्यक्ति है और लंबी सांस ले लेगा, अगर दो तीन सांसें लंबी नहीं तो बहुत टेंशन कम हो जाएगी व्यक्ति को। तो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो हमारे माइंड को या मन को जो है वो बहुत कंट्रोल करता है। आयुर्वेद में तो जो है जो हमारा हृदय है वहां पर मन का स्थान, कि जो मन होता है वो हमारे हृदय में होता है। तो जो भी जितनी भी व्याधियां होती हैं या आयुर्वेद में जितनी भी पैथोलॉजी बताई गई
मानसिक रोगों के होने की, वो सब हृदय से ही उत्पन्न होती है बताई गई, ना कि ब्रेन से होती है बताई गई। ब्रेन तो अल्टीमेट ऑर्गन है ही, लेकिन जो मेन जो हमारी जो गति है वो हमारे चेस्ट के अंदर, जो हमारा लंग्स है, हमारे फेफड़े और हमारा जो हार्ट है, वो सब जो है, जो उनकी जो गति होती है वो हमारे मानसिक अवस्था के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है। तो अगर हमें अपनी मानसिक अवस्था के ऊपर चेंज करना है तो हमें जो है अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे, अपनी सांस लेने के पैटर्न पे ध्यान देना पड़ेगा। उससे हम अपने मानसिक पैटर्न, मानसिक जो हमारी व्याधि है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है योग का पंचकोश, यानी कि 5 तरह की कवरिंग या कोटिंग या एक हमारी ऑरा, जो हमारा शरीर है उसके चारों तरफ जो है एक ऑरा है। और वो ऑरा, वो जो है कोश के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। इसमें पहला जो कोश है उसे हम कह सकते हैं अन्नमय कोश या फिजिकल लेयर, जहाँ पे मुख्य रूप से व्याधियों की उत्पत्ति होती है। जब बीमारी होती है तो सीधा यहाँ पर, यहाँ से हो जाती होती है। अन्नमय कोश यानी जो हमारा जो फिजिकल बॉडी है, जो प्रेजेंट बॉडी जो हम सब लोग देख रहे हैं, जो हमारी बॉडी है, उसको हम अन्नमय कोश कह सकते हैं। अन्नमय कोश के बाद जो है दूसरी जो कोश होता है वो होता है प्राणमय कोश, यानी कि यहाँ पर जो हमारा प्राण है वो स्थित होता है। और यह सटल एनर्जी यहाँ पर उपस्थित होती है, और यहाँ पे जो है जो हमारे प्राणों की जो स्थिति होती है वो होती है। इसके बाद मनोमय कोश होता है, यानी कि जो हमारे इमोशंस की लेयर है वो होती है। और यहाँ जो हमारी डिजीज है उनकी जो शुरुआत होती है वो इसी कोश से उत्पन्न होती है। कहा जाता है कि 85% जो बीमारियां होती हैं वो यहीं से शुरू होती हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार सोचता है कोई चीज के बारे में, तो फिर वो एक तरह से उसके सिम्टम्स जो है वो शरीर में आने लगते हैं। उसको जो है आगे चल के जो है उसे कोई प्रॉब्लम होती है, शारीरिक व्याधि भी हो जाती है। तो ये आदि से जो है व्याधि की उत्पत्ति होती है। जो कोई भी बीमारी होती है तो हम जो है वो मनोमय कोश से शुरू होकर के अन्नमय कोश तक हो जाती है। फिर उसके बाद जो चौथा कोश है कहा जाता है वो विज्ञानमय कोश, यानी लेयर ऑफ इंटेलेक्ट जो है ये विज्ञान में, जहाँ पे हम वो कोश जहाँ पे हमारा ज्ञान होता है, संचित होता है। और अगर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर जो है कोई इसमें रोगी को जो है विज्ञान में यानी कुछ उसे एजुकेट करके, उसे समझा करके ये ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं उसको बता करके। फिर इसके बाद आनंदमय कोश जो अल्टीमेट कोश है, जो कि ब्लिस, लेयर ऑफ ब्लिस कहलाता है। यहाँ पर ये जो कोश है यहाँ पे अल्टीमेट जो मतलब यहाँ तक पहुंच पाना जो है हर एक के बस की बात नहीं होती। आनंदमय कोश जो है जागरूक जिसका रहता है, जो इसको समझता है, वो समझिए वो योगी होता है एक तरह से। तो ये 5 कोश हमारे शरीर के अंदर होते हैं। अभी ये जो फिगर बताया गया है इसमें जो है ये अंदर से बाहर की तरफ दिख रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में बाहर से अंदर की तरफ होता है। यानी कि आनंद, ये जो हमारा कोश है अन्नमय कोश, ये सबसे बाहर का कवरिंग है। लेकिन और धीरे धीरे जो कवरिंग्स हैं ये हमारे शरीर के इंटरनल कवरिंग्स होती जा रही है। अन्नमय कोश सबसे लास्ट में है। तो ये इस तरीके से ये कोशों की स्थिति होती है। में देखते हैं व्याधि में आधिज और अनाधिज। जो हमने बताया कि मनोवय कोश में जो है, जो हमारे मन से संबंधित जो कोश है, वहां पर जो है व्याधियों की मुख्य रूप से उत्पत्ति होती है। स्ट्रेस बॉन्ड, साइकोसोमैटिक्स, सोमेटोसाइकिक, हिस्टेरिकल, न्यूरोसिस, ये सब जो है यहाँ से उत्पन्न होती है बीमारियाँ। और अनाधिज व्याधि वो होती है नॉन स्ट्रेस बॉन्ड, यानी जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, किसी को इंजरी, चोट लग गई, टॉक्सिन उसके शरीर में आ गया, तो ये सारी चीजें जो है अनाधिज कही जाती है। जितने भी शरीर में बीमारियां होती हैं, व्याधियां होती हैं, उनमें से मैंने बताया कि 80 से 85% तक व्याधियां जो है वो आधिज होती हैं, मेंटली बॉन्ड होती हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी रोगी के मनोमय कोश के ऊपर ही काम करें और उसको जो है हम ट्रीट करें, तब हम उसको रोगी की चिकित्सा कर सकते हैं। साइकोसोमेटिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेस इज द स्पीड। स्पीड जो होती है, यानी कि जब स्ट्रेस हमारे अंदर आती है तो हम क्या करते हैं, या तो वहाँ पे दो सिचुएशन होती है, या तो फाइट करते हैं और या फिर फ्लाइट करते हैं। तो जो भी हमारी सिस्टम है उसको जो सबसे ज़्यादा कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और इम्यून सिस्टम हमारा जो है वो उस पर रिएक्शन देता है। तो अलग अलग तरह की सिचुएशंस जो हमारे शरीर में, हमारे साइकी में आती हैं, हमारे ब्रेन पे जो असर डालती हैं, तो हमारा जो
जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम यानी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो ही नियंत्रित करता है कि हम उसके आने वाली जो चीज है, जो सिचुएशन है, उसके प्रति हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो जिन लोगों में जो है पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस होता है वो बिल्कुल मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। क्यों? वहाँ पे क्या होता है कि वो उस सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं। और लेकिन अगर किसी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिव है तो वहाँ पे वो उस सिचुएशन को फेस सही से नहीं कर पाते हैं। और ऐसी कंडीशन में किसी को हार्ट अटैक आना, कुछ और समस्याएं होना, ये सब प्रॉब्लम्स होना जो है उसको हमें देखने को मिलती है। या कोई अचानक से जो है मनोरोग की उत्पत्ति हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रक्रिया, यानी कि उसका जो नर्वस सिस्टम जो सिंपैथेटिक वाला काम कर रहा है उसके उसको हम किस तरीके से शिफ्ट करेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर। और उसका सबसे बड़ा उपाय है योग और मेडिटेशन। इसके द्वारा हम पेशेंट का जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन करा सकते हैं। टैकल द स्ट्रेस जनरली। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले स्ट्रेस को जनरली किस प्रकार से टैकल करता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे कुछ लोग डिनायल करके या सो करके, या उसका उन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो इस प्रकार से हम उसको टैकल कर सकते हैं। और कुछ लोग उसको एक्सप्रेशन या शेयरिंग के द्वारा, यानी उसको शेयर करके, उसको जो है जब स्ट्रेस आता है तो उसको शेयर करके जो है बता करके, दूसरों के साथ साझा करके अपनी बात को उसको टैकल करते हैं। कुछ लोग अपने जब कोई भी स्ट्रेस आता है तो अपने आप को व्यस्त रखते हैं, काम करते हैं, काम में लगा के रखते हैं। तो ये चीज जो है इस प्रकार से वो अपने स्ट्रेस को सॉल्व करते हैं। और कुछ लोग उसकी एनालिसिस करते हैं, यानी कि कुछ लोग देखते हैं कि ये क्या कारण है, कैसे है, उसको फिर वो एनालाइज करते हैं। तो योग इसी बात को जो है वो समझाता है कि योग में हम किस तरीके से अपने जो हमारे स्ट्रेस आ रहा है, तनाव आ रहा है, उसको हम किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। हमारी कोपिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ये कोपिंग स्ट्रेटजी ये जो है इस मुख्य रूप से 4 तरह की हमारी अगर स्ट्रेटजी कोई बनाता है तो 4 स्ट्रेटजी के अंदर हम स्ट्रेस को जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस या इंटेलेक्ट प्रोमिनेंट। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ज्ञान योग कह सकते हैं कि ये ज्ञान योग, जैसे भगवान श्री कृष्ण को जो है ज्ञान है, उसका एक उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण। तो हम उनका उदाहरण से देकर समझा सकते हैं। और वो अपने ज्ञान के द्वारा उसकी एनालिसिस करके कि क्यों ये तनाव या ये सिचुएशन या ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई है, तो उसमें हम ज्ञान योग के द्वारा जो है वो हम उस स्ट्रेस को जो है वो कर सकते हैं, कोपिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। फिर उसके बाद डिनायल ऑफ स्ट्रेस या विल पावर प्री डिटर्मिनेंट या राजयोग। इसका मुख्य उदाहरण जो है स्वामी विवेकानंद जी है। उन्होंने जो है राजयोग पे बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हुई हैं। वो टांग योग या आर्ट, जिसको हम योग के 8 अंग कह सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस करके जो है अपनी विल पावर को इतना मजबूत बना दी कि कोई भी स्ट्रेस जो हमारे सामने आ रही है हम उसको जो है उसको डिनाई कर सकें। ठीक है? ये एक स्ट्रेटजी होती है। तीसरी स्ट्रेटजी जो है वो इमोशंस प्रीडोमिनेंट, यानी कि अपने भावों को जो है वो इमोशनल इमोशनल एक्सप्रेशंस के द्वारा जो है हम उस स्ट्रेस को जो है वो कम कर सकते हैं। इसका मुख्य उदाहरण जैसे मीराबाई है, कबीर दास है, रहीम दास है। तो इन लोगों के द्वारा जो है भक्ति के स्वरूप में जो है हम अपने स्ट्रेस को जो है वो कर सकते हैं हम। ठीक है। फिर हम अगर चौथी स्ट्रेटजी जो है कीप बिजी, अपने आप को व्यस्त करके या काम करके, एक्शन प्रीडोमिनेंटली, यानी कोई भी स्ट्रेस है तो हम उसके लिए उसके अगेंस्ट में कुछ अपना एक्शन लें या कुछ ऐसे निर्णय लें या कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि वो स्ट्रेस हमसे हमारे पास ना रहे या कम हो जाए कोई स्ट्रेस। तो उस प्रकार के योग को कहते हैं कर्म योग, कर्म योगी। और ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कर्म योगी। मुख्य रूप से इसका उदाहरण हम जैसे दे सकते हैं कि अर्जुन जो है वो कर्म योगी है। ठीक है। जिन्होंने जो है कर्म के द्वारा जो है उन्होंने जो साधना करी। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम है, जिन्होंने कर्म योगी हैं, वो के द्वारा उन्होंने जो है वो अपने तनाव को, अपने जीवन को चेंज किया है। तो इस प्रकार से हम ये 4 स्ट्रेटजी के द्वारा जो है हम अपने स्ट्रेस को योग के माध्यम से कम कर सकते हैं। और इसमें जो है भगवत गीता में जो है यहाँ पर आप ये तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में कर्म योग के बारे में बताया गया है। इस प्रकार योग के विषय में भगवत गीता में 9वें, 10वें, 11वें और 12वें अध्याय में बताया गया है।
योग के बारे में दूसरे अध्याय में बताया गया है, और इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, या इस प्रकार के लोगों की जीवनी को हम पढ़ सकते हैं, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ सकते हैं। उससे जो है क्या होता है कि रोगी को जो है उस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए या उसको टैकल करने के लिए जो है मनोबल मिलता है। योगा कॉन्सेप्ट फ्रॉम द भगवत गीता। भगवत गीता जो है योग की 4 मुख्य कॉन्सेप्ट देती है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मेरा मन क्या है, वो शांत है कि नहीं, मेरी इंद्रियां किस प्रकार से, मैं जो है समस्याएं, सारी चीजें किस तरीके से अपने माइंड को नियंत्रण में किया जा कर सकता हूँ। हु एम आई पूछ करके, मैं कौन हूँ, गिविंग आउट आस्किंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, तो मतलब दूसरों को दे करके, अब उसके बदले की इच्छा न रखते हुए दूसरों को प्रदान करके अपनी चीजें, जैसे कि अपना ज्ञान, अपना धन, अपना समय दूसरों को दे करके किस तरीके से आप जो है अपने मन को शांत कर सकते हैं, और सरेंडर कंप्लीट एक्सेप्टेंस विदाउट वन पॉइंटेड डिवोशन। तो ये समर्पण है ईश्वर के प्रति, आत्मसमर्पण करके मैं जो है ईश्वर का ही एक अंश हूँ, इस प्रकार से जो की भावना से जो है हम एंड विल पावर के द्वारा अष्टांग योग को फॉलो करके जो विल पावर के द्वारा जो है हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। इस तरह भगवत गीता से हमें मुख्य रूप से 4 कॉन्सेप्ट मिलते हैं। तो देखते हैं कि लाइफ योगा लाइफ स्टाइल फॉर द डिफरेंट पर्सनैलिटीज। तो यहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया है, ज्ञान योग या इंटेलेक्ट, समत्वम योग उच्यते भगवत गीता में, जो दूसरे अध्याय में कहा गया है। इसमें ज्ञान योग की चर्चा करी गई है, और कर्म योग यानी एक्शन लेकर के हम कर सकते हैं। योगा कर्म से कौशल, ये भगवत गीता के सेकंड चैप्टर। भक्ति योग या इमोशन या योग शिव यहाँ में हम, ये भी भगवत गीता के बारे में बताया का ये श्लोक है। इसमें भक्ति के द्वारा जो है, इमोशंस के द्वारा जो है एक्शन लेने की बात कही गई। और राजयोग या विल पावर, जैसे कि जो है स्वामी विवेकानंद जी के संबंध में कहा जा सकता है कि वो बहुत बड़े राजयोगी थे। तो युक्त आहार से, तो उस प्रकार विल पावर के द्वारा जो है कंट्रोल कर सकते हैं। योग की बात है, योग में जो है पतंजलि योग सूत्र के 8 स्तंभ है मुख्य रूप से। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो है ये 4 चीजें, जो यम, नियम, आसन और प्राणायाम, ये बहिरंग कहलाती हैं, यानी कि जो है हम एक्सटर्नली हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये जो है 4 चीजें, यानी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अंतरंग कही जाती है, ये हमारे मन के अंदर के भाव हैं। और इनको इंटरनली जो है, इंटरनली है यानी यम है, यानी जिसमें मुख्य रूप से यम और नियम जो है 2 प्रकार की चीजें हैं, ये नियम है हमारे। इनको हम अगर फॉलो करेंगे, सबसे योग का ये पहला स्टेप है किसी भी योगी व्यक्ति को, या योग आरंभ करने से पहले इन दोनों नियमों का पालन करना चाहिए, तभी उसको आसन का अभ्यास शुरू करना चाहिए। तो यम में कहते हैं अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यानी कि अहिंसा, हिंसा ना करना, सत्य बोलना, आस्तेय यानी चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य यानी कि जो सेक्सुअल डिजायर है उनको कंट्रोल में करना, और जो अपरिग्रह यानी कि दूसरे की वस्तु को देख करके जो है मन में लालच ना पैदा हो, ऐसा जो है होना चाहिए। नियम में कुछ ऐसे नियम आते हैं कि योगिक व्यक्ति को जो है शौच यानी कि साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, संतोष करना चाहिए यानी धैर्य रखना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, तप यानी कि तप करने का, स्वाध्याय, तप स्वाध्याय यानी कि सेल्फ स्टडी, अपने अपने मन को समझने की पावर होनी चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए, और ईश्वर प्रणिधान यानी ईश्वर के प्रति समर्पण होना चाहिए, ईश्वर प्रणिधान। तो ये 8 अंगों में से वो यम और नियम, सबसे पहले किसी को भी योग को फॉलो करना है तो इन दोनों चीजों को जरूर पहले फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आसन, ये श्रृंखला आती है इसमें कि फिजिकल, जो हम विभिन्न आसन करते हैं, वह विभिन्न पोज जो होती है, अलग अलग आसन आप लोगों ने सुने हैं,
अभ्यास करते होंगे, तो ये आसनों के द्वारा जो है हम सबसे पहले अपने शरीर को साधते हैं। शरीर को साधने के बाद हम अपने मन को साधते हैं प्राण की गति के द्वारा को कंट्रोल करके, जिसमें प्राणायाम मुख्य रूप से कहा जाता है। तो प्राणायाम के द्वारा जो है हम अपने श्वास के ऊपर नियंत्रण पाते हैं। फिर प्रत्याहार, इसके बाद प्रत्याहार कहलाता है कि अपने जो सेंसेस हैं, अपनी इंद्रियों से बैठने वाले, यानी कि जो अपने इंद्रियों को जो है जो व्यक्ति वश में कर ले, तो उसको जो है वो प्रत्याहार कहा जाता है। धारणा यानी कि इंटेंस फोकस, आपका किसी भी चीज के प्रति जो है इंटेंस फोकस, या आपका जो जैसे अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है, उसको अपना सिर्फ फोकस क्या है वो दिख रहा है। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति के कर्म है, अपने कर्मों के अनुसार वो देखे, उस पर अपने फोकस को मेंटेन करे। स्टेट ऑफ मेडिटेशन इज ध्यान, ध्यान के द्वारा जो है वो अपने मेडिटेशन के द्वारा इसे प्राप्त करे। और समाधि जो सबसे उच्चतम स्थिति है, स्टेट ऑफ वननेस, यानी कि जब हमें मतलब हमें समझ में आ जाता है कि जो हमारे आत्मा और परमात्मा जो है वो दोनों एक ही अंश हैं, दोनों अलग अलग चीजें नहीं हैं। ध्यान समझ वो एक्चुअल जो है वो जो अपने जो सेल्फ प्राप्ति होती है, वो यहाँ पर आकर पूरी होती है। समाधि इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे जो हमने पहले डिस्कस कर लिया, सत्व गुण, रजगुण और तमस गुण, जिनके द्वारा हमारे माइंड के या मन का जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर व्यक्ति के अंदर तम गुण है, यानी डल माइंड होगा, वो निष्क्रिय टाइप से हो जाएगा, और वहीं रजगुण में वो है ओवर एक्टिव हो जाएगा। तो यदि हमें लगता है कि कोई रोगी हमारा गुण वाला प्रथम गुण पर, तो उसमें हमें क्या क्रियाएं करनी चाहिए। डायनेमिक सूर्य नमस्कार, यानी कि सूर्य नमस्कार दो तरह से होते हैं, एक स्लो होता है और एक डायनेमिक होता है। स्लो पेस्ड सूर्य नमस्कार, यहाँ रजगुण वाले को स्लो प्लेस कहा जाता है लगाने के लिए, और तम डायनेमिक सूर्य नमस्कार, यानी इसको हमें बहुत स्पीड में करना है सूर्य नमस्कार की जो क्रिया है। और यहाँ पर जो है रजगुण वाले को स्लो, बहुत आराम आराम से करना है, स्लो पेस में रजगुण वाले को करना है। तो रजगुण वाले को जो है फास्ट पेस सूर्य नमस्कार या डायनेमिक सूर्य नमस्कार जो है वो कराने के लिए करना चाहिए। और यहाँ पर जो है सूर्य भेदी प्राणायाम या सूर्य राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, ये इसमें लाभ पहुंचाती है। भस्त्रिका प्राणायाम इसमें लाभ पहुंचाता है। कपाल भाती प्राणायाम इसमें लाभ पहुंचाता है। लाउड चैंटिंग ऑफ द साउंड्स, ओम का जाप, भजन इत्यादि इसमें जो है उनको लाभ पहुंचाते हैं। और इसमें अवॉइड करना है तम गुण वाले में व्यक्ति में दिन में सोना, स्पेशली बहुत ज्यादा सोना, और स्पेशली दिन के समय सोना जो है वो दिवस तो अपनी जो है वो हम लोग मना करते हैं। रजोगुण वाले के को जो है, जिसके अंदर रजोगुण है, बहुत ओवर एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, बहुत ज्यादा उसको कहीं भी उसका स्थिर नहीं है माइंड, और वो भागकर मतलब उसका मन जो है हमेशा चंचल रहता है, भागता दौड़ता रहता है। तो ऐसे व्यक्ति में जो है स्लो स्पीड सूर्य नमस्कार करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करना चाहिए, अल्टरनेट नेजल नोस्ट्रल ब्रीदिंग, भ्रामरी प्राणायाम करना चाहिए, सूदिंग चैंट्स और रिलैक्सेशन टेक्निक विद अवेयरनेस ऑफ ब्रेथ एंड माइंड, उसको जो है ये क्रियाएं करानी चाहिए। वहीं पे जो सत्वगुण प्रधान व्यक्ति है, जिसके अंदर रजोगुण और तम गुण वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, शून्य है, तो वहां पर जो है हम उसे एडवांस आसन करा सकते हैं। और प्राणायाम लंबी ज्यादा देर की लॉन्गर एंड कंफर्टेबल रिटेंशन, उनको ऐसा करा सकते हैं। एडवांस मेडिटेटिव टेक्निक्स जो है वो एडवांस टेक्निक्स जो होती हैं उनको भी किया करा सकते हैं। मुद्राएं और उनका अभ्यास वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर सत्व रज और तम इसके रोगी हैं, तो उसको जो है हम उनको आहार, अभी जैसे हम पहले आयुर्वेद के रेफरेंस में बात करके आ चुके हैं कि क्या होती है, रासिक डाइट क्या होती है और सात्विक डाइट क्या होती है। तो रोगी को ये तामसिक और रासिक डाइट जो है ये मना करके कि भाई ये आप कब इसका परहेज रखें और सात्विक डाइट पर ज्यादा फोकस करें, ताकि जो है आपको गुण जो है वो बढ़े। ऐसे हम भोजन को लेने के लिए कह सकते हैं। तम गुण री इन्फोर्समेंट थ्रू फियर एंड रिवार्ड्स, उनको वाले के जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कह सकते हैं। और रजो गुण वाले में लेट गो एंड प्रैक्टिस ऑफ गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन, उससे हम सत्व गुण हमारा प्रबल होता है। एंड देन जो है सरेंडरिंग, डूअरशिप एंड बिगिनिंग एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ हायर प्रिंसिपल ऑफ लाइफ,
तो इसके द्वारा हम गुणातीत यानी कि तमाम जो हमारे मन के जो गुण, मतलब जो सत्वरज और तम, ये त्रिगुण है, से ऊपर निकल के हम गुणातीत हो सकते हैं, हम जो है परम ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। योगा एंड वेलबींग, योग पैशन की प्राप्ति कर सकते हैं, सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस की प्राप्ति हो सकती है, जो कि अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी जो है ये कर सकते हैं। इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है, जिससे जो है निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य जो है वो बढ़ेगा, वेलबींग। थैंक यू वेरी मच। क्या यदि कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, पूछना है तो। थैंक यू वेरी मच।